उत्तर भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। भारी बारिश ने शहरी जीवन के साथ ग्रामीण जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है और इसका सबसे ज्यादा असर नदियों से मची तबाही से पता चलता है। बात करें बाराबंकी में सरयू नदी की, जिसकी धारा बदलकर बहने से कटान शुरू हो गया और कटान के चलते पिछले 3 से 4 दिन में 25 से 30 घर नदी में समा गए। अब लोग या तो सड़क पर तरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं या फिर अपना सामान उठाकर रिश्तेदारी में पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान हुआ तेज। जिन घरों को प्यार से बनाया उन्हें ही उजाड़ना पड़ रहा। सरयू नदी ने गांव में कहर बरसाना शुरू कर दिया है, जिससे गांव में कटान तेजी से शुरू हो गया। कटान होने से गांव में रहने वाले घर पूरी तौर से नदी में समा गए। अभी ग्रामीण घाघरा सरयू नदी के बाढ़ के कहर से संभले नहीं थे कि नदी ने कटान शुरू कर दिया। लोग अपने घर की गृहस्थी निकालकर गांव छोड़कर जाने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। कुछ दिन पहले कुछ अधिकारी आए थे और देखकर चले गए। जिन घरों को कभी प्यार से बनाया था, आज उन्हें ही उजाड़ना पड़ रहा है। खाने के नाम पर प्रशासन से पूरी सब्जी उपलब्ध कराई जाती है, जो पर्याप्त नहीं है। मेरे पूरी पहुंचा दिया था, कोई मदद नहीं यहाँ पर। जगह अधिकारी एक दिन आए रहे तो जो है कहा था कि जो है जब 150 मीटर बंधा रहेगी तब मतलब कोनो व्यवस्था हो ना। यहाँ जगह का मतलब है न, कहे का मतलब है लड़का बच्चा कहो संध्या सवेरे है माँ गिर जाए, अगर देखा न जाए न लेटे की व्यवस्था है कि यह नदी में गिर जाए, बस काम समाप्त है, बस सत्य है। प्रशासन की माने तो एसडीएम रामनगर, तहसीलदार रामनगर ने मौके पर जाकर कटान से पीड़ित व्यक्तियों से मिलकर आश्वासन दिया कि अति शीघ्र बंधे के बाहर सुरक्षित स्थान पर आप लोगों को जगह मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री आपदा आवास भी दिया जाएगा। तब तक पीड़ित परिवार के रहने खाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में लोगों को तिरपाल और दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लेकिन 5-6 रोज से पहले एक दिन आए रहे, एक 2 जने वैसे और बड़ा अधिकारी कोई होता ही नहीं है, देखे नहीं आवत है। कैसे का हुए लड़का सब भीज गए। देखो रात बरसत ना, कहूँ बैठक जगह नहीं है, वहाँ रोड पर सब परे है, इसे कहूँ जमीन नहीं दिन जा रही कि दिन जाए। खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं सरकार? खाने पीने के धंधा सवेरे लावत है पूरी, आधे जने पावत है, आधे जने नहीं पावत। अभी तक कुछ लोगों के पक्के मकान नदी के कटान की चपेट में आ चुके हैं। नदी का कटान तेजी से चलने के कारण ग्रामीण अपने घरों को स्वयं तोड़ने पर मजबूर हो गए। ट्रैक्टर ट्राली की सहायता से लोग अपने घरों की गृहस्थी निकालकर पक्की सड़क पर या रिश्तेदारों के यहाँ डाल रहे। नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। फिलहाल जहां ग्रामीण प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की मदद न मिलने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी राहत और बचाव कार्य के दावे कर रहे हैं। नदियों के कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कटान तेजी से हो रहा है। अगर यहाँ पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे जीवन भर की पूंजी नदियों में समा जाएगी, क्योंकि अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है। जो आता है सिर्फ वीडियो बनाकर चला जाता है। जेई साहब आए थे, वो भी देखकर चले गए। अगर कटान को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया तो हम लोगों के घर भी कटान में समा जाएंगे। आखिर कब तक ऐसी तबाही ग्रामीण झेलेंगे? कब प्रशासन सजग और सचेत होगा? वहीं मिर्जापुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि गरीबों वंचितों को संविधान अधिकार दिलाने के लिए संविधान मान की स्थापना की जा रही है। पीडीए के शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम सभी 10 की 10 सीटों को जीतने जा रहे हैं। इस देश में शोषण करने वालों के खिलाफ और वंचित लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में जगह दी गई है, उसको लेकर के इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज ऑर्गेनाइज हो रहा है अपने संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने भी इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसी आधार पर पीडीए का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ, जुर्म और अत्याचार के खिलाफ
जो लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, उसी को लेकर के भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए जो लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित संविधान है, उसको पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस को स्थापित करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए 90% समाज के लोगों के बीच में जाकर के जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके खिलाफ लामबंद करने का अपना एक संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। 22 में चूक नहीं हुई थी, बेईमानी हुई थी। पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से। और वही चीज इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्जापुर जनपद में, जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाजा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में जबरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ अलीगढ़ में जबरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में जबरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है। और अब पूरी तरह से ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर पूर्व पहलवान और भारतीय जनता पार्टी नेता बबीता फोगाट ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा को पहले यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान कितने खिलाड़ियों को राज्यसभा भेजा था। कुर्सी पाने के लिए वो ये सब करते हैं। उन्हें हमारे परिवार में राजनीति लाने और हमारे परिवार को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहले तो ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर कितने खिलाड़ियों को उन्होंने जो है राज्यसभा भेजा था। और दूसरी बात, खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना, मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी छोड़ दें। और कभी बाप बेटे का समर्थन कर देता है और बेटा बाप का समर्थन कर देता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हुड्डा साहब तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए लगे हुए हैं और उसी की लालसा के लिए कभी बेटे को कुर्सी पे बैठा देता, कभी बाप बेटा दोनों मिलके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने घर में राजनीति कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाप बेटा मिलकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार के अंदर ये राजनीति इस तरह की ना घुसाएं और परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को, दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को ना तोड़े। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बेसमेंट संचालित कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। दिल्ली राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद बुलंदशहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। मानसून के मद्देनजर एसडीएम रेणु सिंह और सीओ पूर्णिमा सिंह ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान तहसील टीम, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौजूद रही। बीते दिन पंचायत खेरिया की पुरानी और बड़ी समस्याओं को लेकर एसडीएम नूरपुर गुरसिमरन सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों ने दौरा कर भड़वार खेरिया संपर्क सड़क और वर्षों पुरानी जर्जर स्कूल बिल्डिंग का जायजा लेकर जल्द समाधान का भरोसा दिया। विभागीय अधिकारियों के दौरे को लेकर पंचायत खेरिया के पूर्व प्रधान और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता विक्रम सिंह बिट्टू ने सभी का आभार जताते हुए कहा, सड़क, बिजली और स्कूल की जर्जर हो चुकी बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी समस्या है। तो साथ ही आसपास की पंचायतों में लो वोल्टेज बिजली भी एक गंभीर समस्या है। डालकर हमारी जो 3-4 पंचायतें हैं, इनमें आने जाने के रास्ते की बहुत किल्लत थी। जो कि कुतरो टू भड़वार मार्ग है, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, स्कूल के बच्चे भी पढ़ते हैं और ये भारी समस्या थी। उसको सुनने के लिए अपना समय निकाला, जिसमें विभिन्न विभागों के ऑफिसरगण आए थे, फॉरेस्ट के ऑफिसरगण थे, पीडब्ल्यूडी के थे और साथ में आज के 4 दिन पहले बिजली विभाग के एसडीओ महोदय भी आए हुए थे। कल से हमें विभाग ने आश्वासन दिया है और सभी विभागों ने कहा है कि ये जो आपका
यो कुतरो टू बुढ़वार सड़क का निर्माण कार्य है। इसमें जो भी है उसकी फॉरेस्ट विभाग द्वारा, एसडीएम महोदय द्वारा हर तरह से हमें आर्थिक सहायता दी जाएगी और लोगों का सहयोग किया जाएगा। इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एसडीएम महोदय ने हमें विश्वास दिया है कि ये ठीक हो जाएगा। उसके उपरांत हमारे आज से 10, 12, 15 साल पहले हमारा ये स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैरियाँ, ये सारा ही कंडम है। हमें डर लगता है कि कहीं स्कूल ना गिर जाए। बच्चे खेलते भी हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको बाहर बिठाया जाता है। एक ही बरामदे में स्कूल का कार्यकार सारा है, वो सब मौका दिखाया गया महोदय को, और उन्होंने ये कहा कि इसका जो भी है एनओसी वगैरह या एजुकेशन विभाग के जो है हमारे साथ आके संपर्क करें, और पंचायत के भी जो नुमाइंदे हैं वो संपर्क करें, और इसको जल्दी से जल्दी डिसमेंटल करवा दिया जाएगा, और इसमें जो भी सरकार की तरफ से सहायता होगी वो की जाएगी। उधर गाजियाबाद में शराब के नशे में धुत शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से जीटी रोड पर लगभग 11 बजे रात्रि में एक व्यक्ति स्कूटी चलाता दिखाई दिया। गाजियाबाद के हाईटेक कहे जाने वाले पुलिस का एक भी जवान सड़क पर दिखाई नहीं दिया जो इस व्यक्ति को रोक सकता हो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जहानाबाद पुलिस ने मुख्यालय के निर्देश पर बिहार पुलिस इन दिनों एक अभियान को चलाकर लोगों के खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर लोगों के मोबाइल फोन को लौटाने में जुटी है। और इसी कड़ी में आज जहानाबाद पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 लोगों को चोरी हुआ उनका मोबाइल वापस लौटाया। जहानाबाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित करते हुए मोबाइल धारकों के बीच मोबाइल फोन वितरण किया और पत्रकारों को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से विदित है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत बिहार पुलिस जो मोबाइल हम लोगों को रिकवर होते हैं, चाहे उनकी स्टेशन जारी एंट्री हो या कांडों में हो, उनको समय समय पर उनकी बरामदगी करते हुए हम लोग संबंधित व्यक्तियों को मोबाइल वापस सुपुर्द करते हैं। पिछली बार जब जहानाबाद पुलिस के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ था तो हम लोगों ने 38 मोबाइल वितरित किए थे। आज पिछली अवधि से इस अवधि के बीच लगभग 12 मोबाइल थानों के स्तर से इमीडिएटली ऐसे लोगों को वापस किए जा चुके हैं और 23 मोबाइल का वितरण हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से पिछली बार जो ऑपरेशन मुस्कान के तहत जहानाबाद पुलिस में हम लोगों ने 38 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए थे और इस अवधि के बीच में 35 मोबाइल्स वितरित कर रहे हैं। टोटल जो डिटेल्स है वो प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आप लोगों को जारी कर दी जाएगी। और ऑपरेशन मुस्कान को सफल बनाने के लिए जहानाबाद पुलिस प्रतिबद्ध है। इस पूरे कार्यक्रम से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो लोग इनिशियली इस तरह के मोबाइल या छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको कम से कम एक डिस्करेज हम लोग कर पाते हैं कि इस तरह की गतिविधियों को आगे ना बढ़ाएं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15-20 दिन पहले भी कुछ लोगों के मोबाइल गए हैं और कुछ लोग के 6 महीने से पहले गए हैं जो अपनी आशा भी छोड़ चुके थे कि ये मिलेगा। तो आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला मुख्यालय नाहन में नगर के द्वारा शुरू की गई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कार्यक्रम में ठीक से कार्य नहीं हो पा रहा। शहर में 10 से 15 दिनों तक लोगों की दुकानों और घरों से कूड़ा न उठाने की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। आए दिन लोग कूड़ा उठाकर नगर परिषद के कूड़ा उठाने वाले वाहनों के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन ना तो ये वाहन कूड़ा उठाकर ले जाते हैं और ना ही वापस आने का कोई समय बताकर जाते हैं। शहर से सभी कूड़ादान हटा दिए गए और डोर टू डोर से कूड़ा प्रबंधन किया जा रहा है, लेकिन इसमें सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते कूड़ा प्रबंधन में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आज के समय में म्युनिसिपल कमेटी का कोई कूड़े के ऊपर ध्यान नहीं है। गाड़ी को रोको तो गाड़ी रुकती नहीं है, सीटियां मारो तब भी नहीं रुकती है। आज की मैं आपको बात बताता हूँ, आज इतना हमारे पास कूड़ा हो चुका था कि हमें आज मैडम श्यामा कुंडील जी को फ़ोन करना पड़ा। उनको फ़ोन करके हमने इनको अपनी समस्या का पूरा समाधान बताया। सुलेमान जी कोई फ़ोन उठाते नहीं है। कूड़ा ना उठाने की समस्या के कारण कूड़ा 10-10 दिन दुकान पे पड़ा रहता है, कहीं गिरने की जगह नहीं है। यदि बाहर गिरते हैं तो म्युनिसिपल कमेटी एकदम कोई ना कोई लेटर निकाल देगी कि आपका कूड़ा यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है। ये रिक्वेस्ट है आपके नगर परिषद से और उनके कर्मचारियों से, विशेष तौर पर सफाई कर्मचारियों से, जो गाड़ी आती है माल रोड पर इरेगुलर है गाड़ी, 15 दिन 10 दिन तक गाड़ी नहीं आती।
हमारे जो जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं बड़े परेशान हैं और आज सबने कूड़ा जो है बाहर रख दिया था उठा के और सबने इस बात को देखा, तब उनको वहाँ से वापस आए गाड़ी लेकर, तब उन्होंने लिया। 15 दिन तक गाड़ी आती नहीं और 1 सेकंड भी गाड़ी नहीं रुकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है यूँ साहब से भी और सारे नगर परिषद से कि रेगुलर गाड़ी हो और यहाँ पर आवाज़ लगा कर कूड़ा लेकर जाए ताकि गंदगी ना फैले। मैं माल रोड से अमित सैनी, शिव ब्रदर्स दुकान है मेरी। 15-15 दिन हो जाते हैं कूड़े वाले को बोल के थक जाते हैं कि भैया कूड़ा ले जाया करो यहाँ से, लेकिन उनके कोई भी मतलब जो नहीं रेंगती उनके कान के ऊपर भी। अब आज सुबह की बात है, हम उनको सीटियाँ भी मारते रहे, आवाज़ भी दी हमने, कूड़े हमने सड़क पे रख दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलते जी हमारी गाड़ी फुल है। मतलब रुकते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया जाए बताए? हम सबको हमने फ़ोन कर दिया, क्या किया जाए? हम कहाँ जाएँ? हम सड़क पे रखें कूड़ा सारा का सारा, कहाँ रखें उसको बताइए यार। महीने के पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, उसका हम क्या करें? बोलो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे भी हमने कंप्लेंट दे दी है कि भैया आप मंथली के हिसाब से मत, पर डे के हिसाब से पैसे काट लो आप, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी। क्या करें? अब देखो ना कूड़ा कहाँ फेंका जाए बताइए? वो तो कमेटी वाले बोलेंगे ना कि या तो हमें स्थान दे दीजिए कहीं फेंकने की, आप यहाँ पे डंपिंग कर दीजिए, यहाँ से उठा लेंगे। वो भी बात नहीं बनती, शहर गंदा होता है हमारा। और इसी के साथ ही उत्तर भारत में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।